जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के 7वें अध्याय में आपका स्वागत है, जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक का समय हम इसमें अध्ययन करेंगे। 12वीं की परीक्षा के साथ साथ जो अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं उनके लिए आवश्यक सामग्री भी हम साथ साथ शेयर करते रहेंगे। आप उसे नोट करते रहें, पेन कॉपी साथ लेके आप वीडियो को देखें। अपनी सुविधा अनुसार धैर्य के साथ इसकी गति को कम ज़्यादा करके भी आप इसको अपने देख सकते हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आइए लेसन को आगे हम स्टडी करते हैं। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। विजयनगर विजय का शहर, विजय का शहर। एक साम्राज्य दोनों के लिए नाम ये प्रयुक्त हुआ, यानी कि विजयनगर जो है एक विजय का शहर भी इसको कहा गया, यानी कि एक शहर के रूप में भी इसकी पहचान थी और एक साम्राज्य के रूप में भी, यानी कि एक साम्राज्य भी विजयनगर कहा गया और एक शहर के रूप में भी। दो पहचान इसकी यहाँ दी हुई है, शहर के रूप में और दूसरा एक साम्राज्य के रूप में। मीनिंग इसका विजय का शहर दिया हुआ है। इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। मैप में हम इसको आगे देखेंगे। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया और बाद में यह उजड़ गया। 17वीं से 18वीं शताब्दी तक यह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र, कृष्णा तुंगभद्रा दोआब, जिसको रायचूर दोआब भी कहा गया, दोआब दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, वहाँ के निवासियों की स्मृति में यह आज भी जीवित है। उन्होंने इसे हम्पी का नाम दिया। हम्पी के नाम से इसे आज भी जाना जाता है। इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय जो मातृ देवी थी उसके पंपा देवी के नाम से इसका नाम पड़ा है। पंपा देवी से ये हम्पी पड़ा है। इन मौखिक जो परंपराएं हैं उनके साथ साथ जो पुरातात्विक खोजें हैं, स्थापत्य के जो नमूने हैं, अभिलेख हैं, अन्य दस्तावेज हैं, उनसे विजयनगर साम्राज्य को खोजने में विद्वानों को सहायता मिली। तो ये हमें विजयनगर का एक भूमिका दी हुई है कि कैसे उसका शुरू से अंत तक विस्तार हुआ, अंत हुआ। अब इसको देखिए कि जो विजयनगर है 1976 में इस हम्पी के नाम से इसे राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था 1976 में, और 1986 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत घोषित किया गया है। तो ये विश्व भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की एक विरासत के रूप में मानी जाती है। तो इसको भी आप साथ साथ नोट करें। हम्पी की खोज देखिए, यहाँ एक ये पिक्चर देखिए। विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की का एक जो भाग दिया हुआ है, ये पिक्चर दी हुई है कि इस प्रकार की विजयनगर के चारों तरफ दीवारें बनाई गई थी। और इस प्रकार की हम पढ़ेंगे इसमें कि 7 दीवारें विजयनगर में बनाई गई थी उनके महत्व के स्थानों के अनुसार, यानी कि जो कृषि का क्षेत्र था उसको भी दीवारों के अंदर बंद किया गया था, किलेबंदी की गई थी। जो ऐसा पहला एक उदाहरण मिलता है कि उन्होंने अपने कृषि क्षेत्र को भी किलेबंदी किया हुआ था। हम्पी की जो भग्नावशेष है, भग्नावशेष जो उसके अवशेष हैं नष्ट होने के बाद जो खंडर बचे हुए हैं, 1800 ईस्वी में एक अभियंता इंजीनियर तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। जो एक अभियंता था, इंजीनियर था, पुरानी चीज़ों का एक जानकार था, कर्नल कॉलिन जो मैकेंजी है, इसको नोट करें, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसके द्वारा 1800 ईस्वी में ये प्रकाश में लाया गया था। जो मैकेंजी था ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। उसने इस स्थान का सबसे पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था, सर्वे किया, वहाँ उसका मैप इन्होंने तैयार किया था। उनके द्वारा हासिल शुरुआती जानकारियाँ विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थल के जो पुरोहित हैं उनकी स्मृतियों पर आधारित थे। जब उसने जानकारी प्राप्त की जो विरूपाक्ष मंदिर है और जो पंपा देवी के जो पूजा स्थल हैं, यहाँ पर जो पुरोहित थे, रहने वाले जो पुरोहित थे इन मंदिरों में, उन लोगों ने इनको बताया कि भाई यहाँ कोई हम्पी या विजयनगर साम्राज्य होता था, उसकी ऐसे ऐसे विशेषताएं थी। तो उनसे इसको जानकारी मिली। बाद में 1856 में छाया चित्रकारों ने यहाँ के जो भवन हैं उनके चित्र संकलित करने आरंभ कर दिए।
जिससे एक शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। उसी प्रकार 1836 में जो अभिलेखकर्ता थे उन्होंने यहाँ और हम्पी के अन्य जो मंदिर हैं वहाँ से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया था। धीरे धीरे ये प्रोसेस बढ़ती गई, जानकारी फैलती गई, चित्र बनते गए, उत्खनन कार्य होता गया। इस शहर और साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के जो वृत्तांत थे तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया कि यहाँ के जो ये विदेशी यात्रियों ने इनके बारे में क्या लिखा। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, संस्कृत इन भाषाओं में साहित्य में इसके बारे में क्या लिखा गया। तो इतिहासकार जो हैं इनके बारे में खोजबीन करने लगे, जानकारी पाने का प्रयास करने लगे। कॉलिन मैकेंजी के बारे में देखिए। 1754 में जन्मे कॉलिन मैकेंजी का जन्म 1754 में हुआ था। वे एक इंजीनियर थे, अभियंता थे, सर्वेक्षक थे और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। इसको नोट करें, 1815 में भारत के सबसे पहले जो सर्वेयर जनरल थे वो नियुक्त हुए और 1821 तक, अपनी मृत्यु तक वे इस पद पर बने रहे। भारत में भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने के लिए, उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए इन्होंने इतिहास से संबंधित जो स्थानीय परंपराएं हैं उनका संकलन, ऐतिहासिक स्थलों का सर्वेक्षण करना आरंभ कर दिया। यानी कि जो इनको जानकारी मिलती थी उसको लोगों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से उन स्थानों को खोजने का, उनका सर्वेक्षण करने का इन्होंने जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। वे कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले जो दक्षिणी भारत के लोग थे बहुत ही खराब प्रबंधन और दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। वो क्या कहता है कॉलिन मैकेंजी कि ब्रिटिश शासन के सुप्रभाव, अच्छे प्रभाव के आने से पहले जो दक्षिणी भारत था उसकी स्थिति, उसका जो मैनेजमेंट था, प्रबंधन था, बड़ा खराब था। वो विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी जो है स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानून, रीति रिवाजों के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल कर सकती थी। तो मैकेंजी जो था उसको विश्वास था कि कंपनी जो है यहाँ की जो कबीले हैं और जो लोग यहाँ रहते हैं उनकी जो संस्थाएं हैं, कानून है, रीति रिवाज हैं, उनके विषय में बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनके माध्यम से पा सकती हैं। अब यहाँ एक चित्र देखिए, ये चित्र देखिए कॉलिन मैकेंजी का एक चित्र दिया हुआ है रेड पोशाक में, और इसके दोनों साइड जो भारतीय लोग हैं उनको भी दिखाया गया है इस चित्र में। देखिए क्या लिखा हुआ है। मैकेंजी और उनके जो सहायक हैं, ये दिया हुआ इस चित्र में, यह चित्र थॉमस हिक्की द्वारा बनाया गया एक तैल चित्र है, ऑयल पेंटिंग से बनाया गया। उसका एक प्रतिरूप है, असली नहीं है ये, लेकिन उसका एक प्रतिरूप है, उसकी नकल है। यह लगभग 1825 का है। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंध है, इनको नोट करना। मैकेंजी के बाईं ओर दूरबीन थामे, हाथ में जो दूरबीन लिए हुए ये व्यक्ति आपको दिख रहा है, यह उनका चपरासी सिनाजी है और दाईं ओर एक ब्राह्मण सहायक है, एक जैन पंडित दाईं ओर और उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कालवेरी वेंतक लक्ष्मैया है, इसका नाम दिया हुआ है। तो ये उसका इस प्रकार ये पिक्चर यहाँ दी हुई है, 3 लोग दिए हुए हैं और तीनों का वर्णन यहाँ दिया हुआ है। अब आगे नेक्स्ट देखिए, राय, नायक और सुल्तान। अब यहाँ से हम थोड़ा अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले और अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। तो यहाँ ये स्पष्ट आप नोट कीजिए कि जो विजयनगर है उसकी स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम, प्रथम इसलिए क्योंकि इसी नाम के आगे भी शासक हैं, तो प्रथम है, आगे आने वाले द्वितीय होंगे। तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम जो 2 भाई थे, इन्होंने 1336 में इसकी स्थापना की थी। अब इसके बारे में थोड़ा और देखिए
हरिहर और बुक्का ये दोनों जो है काम्पली जो राज्य था उसके जो शासक थे उसके यहाँ नौकरी करते थे। और 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक था, जब दक्षिणी भारत पर उसने हमला किया तो इन दोनों को बंदी बनाकर दिल्ली ले जाया गया। काम्पिली में हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध एक विद्रोह कर दिया था। स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए फिर मोहम्मद बिन जो तुगलक था उसने इन दोनों को भारी सेना के साथ काम्पिली भेजा इस विद्रोह को दबाने के लिए। यहाँ इन दोनों जो भाई थे उन्होंने अपने जो गुरु थे उन गुरु के जो कहने पर इस्लाम को छोड़ दिया और पुनः हिंदू बन गए थे। और गुरु की प्रेरणा से 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी। तो ये इनके गुरु का जो नाम था वो विद्या राणा था। उसके कहने पर इन्होंने दोबारा से हिंदू धर्म अपना लिया और 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियाँ जो उपजाऊ नदी की घाटियाँ थी, लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार करने के लिए संघर्ष किया। अपने आसपास इन्होंने अपना संघर्ष के माध्यम से इस साम्राज्य को बढ़ाने का प्रयास किया। ये जो राजा थे ये संगम वंश से जुड़े हुए थे और ये जो संगम वंश था ये 1336 से 1485 तक 1336 से 1485 तक संगम वंश रहा। इसमें हम 4 वंश पढ़ेंगे: संगम वंश, सुलू वंश, तुलु वंश और अराविदु वंश। तो जैसे जैसे उनका नाम आएगा इनके बारे में हम जानकारी इकट्ठी करते रहेंगे। तो 1336 से 1485 तक जो है ये संगम वंश रहा, इसको आप नोट कीजिए। तो इसमें लगभग 12-13 शासक हुए, उनको भी हम थोड़ा थोड़ा यहाँ देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा उसी को आप नोट कर लें कि 1336 से 1485 तक ये वंश चलता रहा। सबसे पहले जो इसके शासक थे हरिहर प्रथम थे। 1336 से 1356 तक ये शासक रहे, नोट करते रहना। उसके बाद इनकी मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम शासक बने 1356 से 1377 तक। उसके बाद हरिहर द्वितीय शासक बने 1377 से 1405 तक। उसके बाद ऐसे बढ़ते चले गए, विरूपाक्ष प्रथम बना, फिर बुक्का द्वितीय आया, फिर देवराय प्रथम आया जो महत्वपूर्ण शासक हुआ 1406 से 1422 तक, इसको भी नोट कीजिए। उसके बाद रामचंद्र राय आए, विजय राय आए 1422 से 26, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको मना करते हैं। और देवराय जो द्वितीय है बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। इनका समय वैसे 1426 से 1446 तक माना गया, लेकिन विजयराय को नज़रअंदाज करने वाले जो इतिहासकार हैं वो देवराय द्वितीय का शासनकाल ही 1422 से 1446 तक मानते हैं। लेकिन वैसे विजयराय 1422 से 26 तक शासक रहा और देवराय द्वितीय 1426 से 46 तक रहा। लेकिन कुछ इतिहासकार विजयराय को हटाकर 1422 से 1446 तक सारा समय जो है देवराय द्वितीय का ही मानते हैं। उसके बाद विजयराय द्वितीय आए 1446 से 47। उसके बाद मल्लिकार्जुन 1447 से 65। उसके बाद विरूपाक्ष द्वितीय आए 1465 से 1485 तक। और अंतिम जो थे पादाराव या प्रौढ़ देवराय के नाम से भी इनको जाना गया 1485 में। छोटा सा इनका कार्यकाल था। इसके बाद ये जो वंश था ये समाप्त हो गया। तो ये संगम वंश था जो 1336 से 1485 तक बनने वाले शासक थे, आप इसको नोट कर लेना। अब आगे देखिए कि इन्होंने अपने आसपास सीमाओं को बढ़ाने के लिए जो दक्कन के सुल्तान थे, उड़ीसा के गजपति, इन सब के साथ इन्होंने अपना संघर्ष शुरू कर दिया था। साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान भी हुआ और विशेष रूप से स्थापत्य के कला के क्षेत्र में विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की जो शैली थी जिन्हें आगे और विकसित किया। इन्होंने इस साम्राज्य के कई भागों ने
पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों ने, कर्नाटक के होयसालों ने के जो राज्य का विकास इन्होंने देखा था। यानी कि ये जो संगम वंश से जुड़े शासक थे, इन्होंने आसपास की जो एक कम्युनिकेशन हुआ दूसरे राज्यों के साथ, उनसे भी सीखा। स्थापत्य कला, भवन निर्माण शैली, मंदिरों के निर्माण में और भी बहुत सारी चीज़ें। और इनसे पहले भी इन क्षेत्रों में चोल और होयसल जो शासक थे, जो प्राचीन इतिहास में हमने पढ़े, उसमें इनसे अवशेष, इनकी जो जानकारियाँ थी, उनसे भी इन्होंने सीखा। कर्नाटक साम्राज्यमु, जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य का शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं समकालीन लोगों ने इसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी। विजयनगर को विजयनगर साम्राज्य का इतिहासकार नाम प्रयोग करते हैं, लेकिन जो समकालीन अन्य जो लोग हैं, वे इसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा देते हैं। तो ये हम इधर पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए आगे। अब नेक्स्ट देखिए, ये एक मंदिर दिया हुआ है तंजावुर में, वृद्धेश्वर मंदिर का गोपुरम, यानी कि प्रवेश द्वार है। मंदिर नहीं, मंदिर के आगे का जो प्रवेश द्वार है, कितनी भव्य विशाल जो इसका एक ढांचा तैयार किया गया है। तो मंदिरों से भी इसको विशाल बनाया गया है। ये चोल राजा जो राज प्रथम थे, उन्होंने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। उसका एक प्रवेश द्वार है वृद्धेश्वर मंदिर, तमिल जो तंजावुर है। अब नेक्स्ट देखिए, पहले इसको इधर देख ले, हाथी, घोड़े और लोग। अब इसको देखिए, गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। नंबर 1 इसको आप नोट कीजिए। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था। उड़ीसा के जो शासक वंश थे, उनका यही नाम था, जो गजपति वंश था ये। और कपिलेंद्र ने इसकी स्थापना की थी। कपिलेंद्र ने, गजपति, उड़ीसा के गजपति का मतलब हाथियों का स्वामी। नेक्स्ट दिया है, विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्खन के सुल्तानों को अशोकपति या घोड़ों का स्वामी कहा गया। जो दक्खन के लोग थे, नंबर 2, जो दक्खन के सुल्तान थे, उनको अशोकपति, घोड़ों को स्वामी कहा गया। और तीसरा, रायों को नरपति या लोगों का स्वामी की संज्ञा दी गई। तो 3, हाथी, घोड़े और लोग, इन तीनों के जो स्वामी हैं, उनका यहाँ वर्णन दिया हुआ है। यानी कि जो उड़ीसा के लोग, उड़ीसा के जो शासक थे, उनको गजपति कहा गया, यानी कि हाथियों का स्वामी कहा गया। और विजयनगर की जो परंपराएं हैं, उनमें विजयनगर के जो लोग हैं, उन परंपराओं में जो दक्षिण के सुल्तान थे, दक्कन के जो सुल्तान थे, उनको, यानी कि बहमनी, जिसको साम्राज्य आप पढ़ेंगे इसमें, बहमनी आप नाम से परिचित हैं। बहमनी के जो लोग थे, नंबर 2, उनको अशोकपति, यानी कि घोड़ों का स्वामी, ये घोड़ों का स्वामी उनको कहा गया। और तीसरा, जो विजयनगर थे, विजयनगर के जो राय थे, जो राजा थे, उनको लोगों का स्वामी कहा गया। तो इसको आप नोट करें, तीनों को। उड़ीसा वालों को हाथियों का स्वामी कहा गया, जो वहाँ के राजा थे, गजपति। बहमनी वालों को, जो वहाँ के सुल्तान थे, उनको अशोकपति, घोड़ों का स्वामी उनको कहा गया। और जो विजयनगर के लोग थे, उनको नरपति, यानी कि लोगों का स्वामी कहा गया। इन तीनों को आप नोट करें। इन क्षेत्रों के जो शासक वर्ग थे, उन्होंने विशाल मंदिर जैसे तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर, अभी हमने पढ़ा। चोल राजा राजराज प्रथम ने शिव मंदिर बनाया था, जिसकी आपने अभी पिक्चर देखी थी ऊपर। वेलूर के चनकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया। चनकेशव मंदिर जो है, ये होयसाल जो शासक थे, उन्होंने विष्णु का मंदिर बनवाया था। विष्णु वर्धन द्वारा ये बनाया गया। होलसाल जो आपने अभी पीछे पढ़ा था, वहाँ के जो शासक थे होलसाल वंश के, विष्णु जो वर्धन थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, जो विष्णु मंदिर था। तो विजयनगर के शासकों और अपने आप को राय कहते थे। जो विजयनगर के शासक थे, वो अपने आप को राय की उपाधि से सुशोभित करते थे। उन्होंने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, जैसे हम देखेंगे, नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यानी कि जो आपने पढ़ा कि पहले चोल और होयसल
जो लोग थे, वंश थे, उन्होंने यहाँ बहुत ही अच्छे एक सांस्कृतिक काम किए थे। मंदिरों की स्थापत्य कला एक विकसित अवस्था में छोड़ के गए थे, उसी को इन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। शासक और व्यापारी, क्योंकि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्व सेना पर आधारित थी, घोड़ों की सेना, इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब और मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। आयात मंगवाना दूसरे देशों से, तो अरब और मध्य एशिया से घोड़े मंगवाए जाते थे। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब व्यापारियों द्वारा नियंत्रित था कि अरब के व्यापारी घोड़े लेकर भारत में आते थे, वही इसको व्यापार को संभालते थे। व्यापारियों के अधीन स्थानीय कुछ समुदाय भी थे। धीरे धीरे जो स्थानीय लोग थे वो भी इस व्यापार में आए, जिन्हें कुदिरई चेटी या घोड़ों का व्यापारी कहा गया। इसको नोट करें आप, कुदिरई चेटी या घोड़ों का व्यापारी उनको कहा गया। तो आप बताएं कि कुदिरई चेटी किसे कहा गया। उन्होंने भी इन कार्यों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1498 में कुछ और लोग सामने आए, ये पुर्तगाली थे। आपको पता है 1498 में कौन आया था? वास्को डी गामा भारत आया था, पुर्तगाली नाविक। उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर व्यापारिक और सामरिक केंद्र की स्थापना का प्रयास करने लगे जो पुर्तगाली लोग भारत में आए। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक यानी कि उनकी युद्ध कला जो थी वो बड़ी विकसित थी। विशेष रूप से जो बंदूक हैं, इस काल में उस समय की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में इनकी मदद की। यानी कि जो पुर्तगाली लोग आए वो आधुनिक तकनीक से, लड़ाई के नई नई तकनीकों से लैस थे, और उनके पास सबसे अहम शस्त्र था, हथियार था, वो बंदूक थी, जिससे भारत के लोग उस समय परिचित नहीं थे। तो ये उनकी सफलता का, यहाँ अपना प्रभाव बढ़ाने में उनकी जो ये कलाएं थी और जो बंदूक थी उसने बड़ा योगदान दिया। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों और रत्नों के अपने बाजारों के लिए विश्व प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था, सम्मान सूचक था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, क्योंकि व्यापार था, फला फूला शहर था, अमीर था। तो यहाँ के जो लोग थे बहुत ही महंगी विदेशी जो वस्तुएं थी उनकी कामना करते थे। इसी वजह से जो यूरोप के लोग थे वो यहाँ आते थे, उनके लिए विशेष रूप से रत्न और आभूषण वो लेते थे। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व और राज्य की समृद्धि में एक महत्वपूर्ण योगदान देता था। तो इससे लोगों का विकास हो रहा था, अमीरी भी बढ़ रही थी, उनकी इच्छाएं पूरी हो रही थी और राज्य को भी उन्नति मिल रही थी। राज्य का चरमोत्कर्ष और पतन, यानी कि राज्य शिखर पर, ऊंचाई के शिखर पर कैसे पहुंचा और उसका पतन कैसे हुआ, वो हम थोड़ा यहाँ जानने का प्रयास करेंगे। राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य सैनिक कमांडर शामिल थे। यानी कि सबसे पहला जो राजवंश था संगम वंश था, जो हमने पढ़ा था, उसने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें स्लूवों ने उखाड़ फेंका। जो सैनिक कमांडर थे, यानी कि जो उनके सैनिक होते थे, वही अपने राजाओं का पतन करके, नष्ट करके उनको अपनी सत्ता को संभालते रहे। एक परंपरा चली यहाँ, और वे 1503 तक सत्ता में रहे। उसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया और कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही संबंध रखते थे। तो अब यहाँ थोड़ा आप और देखिए, हमने पढ़ा था कि 4 वंश जो हैं विजयनगर की उन्नति में, 4 जो वंश थे उन्होंने योगदान दिया। संगम वंश के बारे में हमने पढ़ा, 1336 से 1485 तक वो उनका नियंत्रण रहा। उसके बाद जो सुलूव थे, यानी कि उनके जो कमांडर थे, जो सेनापति थे, उन्होंने ही सुलूव वंश की स्थापना की। जो सुलूव वंश था, नोट करना, 1485-86 से 1505 तक चलता रहा। कुछ इसको 1485 मानते हैं, कुछ 1486 मानते हैं। तो 1485 या 86 से 1505 तक सुलूव वंश चला। इसके जो पहले शासक थे वो शालू नरसिंह थे, जो 1486 से 90 तक शासक रहे। उसके बाद जो है उनका जो एक सेनापति था नरसा नायक, 1490 से 1503 तक विजयनगर की जो कमान है उसके हाथ में रही, क्योंकि उसके जो सालू जो नरसिंह था उसके जो बेटे थे तिरुमल या निम्मा भूप,
और दूसरा था इमादी नरसिंह। ये दोनों अवयस्क थे, छोटे थे। तो जो सेना नायक था नरसा नायक, उसी के पास कमान थी। तो नरसिंह ने, सेनापति जो नरसा नायक था, उसको अवयस्क पुत्र जो तीमा भी उसको कहा गया, या तिरुमल भी उसको कहा गया, या उसको निम्मा भूप भी कहा गया, ये नाम उसके थे, उसका संरक्षक बना दिया। 1490 से 1503 तक सारी सत्ता जो है नरसा नायक के हाथ में रही। विजयनगर एक नई शक्ति के रूप में उभरा। उसने जो आसपास के राज्य थे, जैसे उड़ीसा और ये जो बहमनी, जो भी आसपास के राजा थे, या कुछ अवशेष जो चेर चोल पांड्या के भी कहीं बचे कुचे थे, उनको भी इन्होंने पराजित किया। उनकी बढ़ती शक्ति से कई सरदार उनसे ईर्ष्या करने लगे थे और तीमा की हत्या उन्होंने कर दी। तीमा का मतलब तिरुमल। तिरुमल या निम्मा भूप जो था, नरसिंह का जो बेटा था, उसकी हत्या करके उसका दोष नरसा नायक जो सेनापति था उस पर लगा दिया। परंतु नरसा ने नरसिंह के दूसरा जो पुत्र था इमादी नरसिंह, उसको राजा बना दिया, ताकि उसके ऊपर ऐसा दोष ना लगे कि वो स्वयं राजा बनना चाहता है। तो विरोधी सरदारों पर उसने फिर शक्ति की और 1503 में नरसा की मृत्यु के बाद जो है वीर नरसिंह राजा इमादी नरसिंह का नया संरक्षक बना। यानी कि 1503 में जब नरसा की मृत्यु हो गई, नरसा नायक, तो उसका जो बेटा था वह नरसिंह, वीर नरसिंह राजा इमादी जो नरसिंह था उसका संरक्षक बना। उसने 1505 तक शासन किया। उसके बाद वीर नरसिंह ने इमादी जो नरसिंह था उसका वध करके तुलु वंश की स्थापना की। यानी कि जो उसका सेनापति था, संरक्षक था, नरसा जो नायक था, उसका जो बेटा था, उसकी मृत्यु के बाद वो संरक्षक बना। लेकिन उसने ही जो इमादी नरसिंह था उसकी हत्या करके स्वयं राजा बन गया और उसके बाद उसने तुलु वंश की स्थापना कर दी। अब तुलु वंश जो है, तीसरा जो वंश है, वो 1505 से 1570 तक चला। इसके पहले जो राजा थे वीर नरसिंह थे, 1505 से 9 तक। उसके बाद दूसरे राजा कृष्णदेव राय थे, 1509 से 1529 तक, जो सबसे प्रसिद्ध राजा रहे। उसके बाद अच्युत देव राय रहे, उसके बाद वेंकट प्रथम रहे और उसके बाद सदाशिव रहे। और इसके बाद में 1570 तक ये इस प्रकार इनका शासन चलता रहा। और 1570 में फिर जो तिरुमल था उसने सत्ता को काबिज कर लिया और अराविदु वंश की स्थापना की। अराविदु वंश 1570 से 1674 तक चलता रहा। तिरुमल जो प्रथम राजा थे 1570 से 72 तक रहे। उसके बाद श्रीरंग तृतीय जो हैं वे सत्ता पर काबिज हुए। ये मतलब शायद छठे राजा रहे हैं, बीच में एक से आगे राजा बढ़ते गए। और जो मुख्य राजा थे, अंतिम जो राजा थे, तिरुमल प्रथम राजा थे अरावधु वंश के 1570 से 72। उसके बाद बढ़ते रहे और छठा जो अंतिम राजा था श्रीरंग तृतीय, वो 1642 से 72 तक रहा। ये अंतिम राजा था विजयनगर का और अराविदु वंश का। तो इस प्रकार ये जो जानकारी थी कि राज्य कैसे उन्नति के शिखर पर इन चार वंशों ने इसको पहुंचाया, उसमें महत्वपूर्ण राजा भी हुए, तो ये हम यहाँ थोड़ा और पढ़ते हैं इसको। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक जो विशेषता है विस्तार और दृढ़ीकरण था। जो कृष्णदेव राय आपने पढ़ा था, कृष्णदेव राय जो है उन्होंने बहुत ही उन्नति इस शासन में, इनके समय में उन्नति हुई। ये तुलु वंश से जुड़े हुए थे, जो तीसरा तुलु वंश था। और 1509 से 1529 तक ये शासक रहे। सबसे महत्वपूर्ण शक्तिशाली राजाओं में इनकी गिनती होती है। इस काल में तुंगभद्रा और जो कृष्णा नदियां हैं उनके बीच का जो क्षेत्र है रायचूर दोआब जिसको हमने कहा, वो हासिल किया 1512 में। ये आप नोट करते रहना। उड़ीसा के शासकों का इसने दमन किया 1514 में। बीजापुर के सुल्तानों को बुरी तरह से पराजित किया 1520 में। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूलता रहा। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण भारतीय मंदिरों में भव्य जो गोपुरम है, गोपुरम आप बताएंगे गोपुरम क्या था, आपने पढ़ा था ऊपर, को जोड़ने का श्रेय
कृष्णदेवराय को ही जाता है। वह अपनी माँ के नाम पर विजयनगर के समीप ही नग्गलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। आंध्र प्रदेश में है ये नग्गलपुरम, अपनी माता के नाम पर। इस विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत जो विवरण है कृष्णदेवराय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा। उसके जो उत्तराधिकारी हैं उनको विद्रोही नायक और जो सेनापति थे उनसे चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय जो वंश था अराविदु के हाथों में चला गया था। अभी हमने पढ़ा था कि अराविदु जो अंतिम वंश था इसका 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहा और पहले की तरह ही इस काल में भी विजयनगर के शासक और दक्कन के जो सुल्तान थे उनकी सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। कभी राज्य बढ़ता था, घटता था। यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध दक्कन सल्तनत के बीच मैत्री और समझौते के रूप में परिणित होती रहती थी कि उनके पास युद्ध होते थे, संधियां होती थी, तो उनके क्षेत्र घटते बढ़ते रहते थे। 1565 में विजयनगर की सेना का जो प्रधानमंत्री था राम राय, इसको नोट करें, विजयनगर की सेना का प्रधानमंत्री जो था राम राय, उसके नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, जिसे तालीकोटा के नाम से भी जाना जाता है, महत्वपूर्ण 1565 में तालीकोटा का युद्ध राक्षसी तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, युद्ध में उतरी। उसने बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर जो शासक थे उनकी संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। इस युद्ध में विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे पूरी तरह से लूट डाला। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर जो है पूरी तरह से उजड़ गया था। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर हस्तांतरित हो गया, जहां अराविदु वंश ने पेनुकोंडा और बाद में चंद्रगिरी, तिरुपति के समीप उनको राजधानी बनाकर अपना साम्राज्य चलाया। तो ये इस प्रकार साम्राज्य जो है कैसे कैसे एक समाप्ति की ओर गया, ये हमने देखा। राजा और व्यापारी, इसमें देखिए कि विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध जो शासक हैं कृष्णदेव राय, हमने अभी पढ़ा था शासनकाल 1509 से 1529 तक रहा, इसको नोट करें आप। शासन कला के विषय में अमुक्त मल्यद, इसको नोट करें, अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु भाषा में एक कृति इन्होंने रची थी। कृष्णदेव राय जो है उन्होंने लिखी हुई है। तो इसमें व्यापारियों के बारे में उन्होंने क्या लिखा कि एक राजा को अपनी बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए, व्यापार को बढ़ाना चाहिए, घोड़े, हाथी, रत्न, चंदन, मोती, अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी, थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है, उनकी भलीभांति देखभाल की जा सके। यानी कि जो व्यापारी थे दूसरे देशों के, उनके प्रति भी उन्होंने सहानुभूति प्रकट की। सुदूर देशों के जो व्यापारी हैं, जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं, यहाँ लेकर आते हैं, को रोज बैठकों में बुलाकर उन्हें तोहफे देकर, उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ जोड़ना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुँचेंगी। यानी कि जो कृष्णदेव राय था उसकी सोच देखिए कि कितनी उस समय एक दूरदृष्टि थी कि जो विदेशी लोग आते हैं, जो अत्याधुनिक जो तकनीक है, शैली है, कोई चीज़ लेकर आते हैं, घोड़े लेकर आते हैं, तो उनको अपने पास लेकर उनको लाभ की चीज़ें आप दीजिए, उनसे अपने साथ जोड़िए, तोहफे दीजिए, उनको बुलाइए, बैठकों में उनका सम्मान कीजिए। नहीं तो वे चीज़ें आपके दुश्मनों के पास चली जाएंगी और आपके लिए नुकसान होगा, आपको युद्ध में उनका सामना करना पड़ेगा। तो ये जो कृष्णदेव राय थे बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे। जो डोमिंगो पेस आपने अभी पढ़ा था, डोमिंगो जो पेस है या पाइस भी कई जगह इसको लिखा मिलता है, पुर्तगाली यात्री थे। उन्होंने क्या कहा जो कृष्णदेव राय है उसके बारे में कि 1509 में जब कृष्णदेव राय राजा बने तो उनकी आयु लगभग 20 या 22, 23, 24, 20 से 25 वर्ष के बीच रही होगी। उनका कद वैसे सामान्य था, चेहरे पर चेचक के निशान थे, परंतु रंग गोरा था। वह अपने स्वास्थ्य और शक्तिशाली होने के प्रति बड़ा सजग था, व्यायाम पर बड़ा ध्यान देता था, शरीर सुंदर, गठीला और रौबदार था। शत्रु उसे डरते थे।
वह युद्ध में स्वयं सेना का नेतृत्व करता था, जिससे सेना में उनका बड़ा सम्मान था। विदेशी यात्रियों का वो विशेष ध्यान रखता था। अभी हमने इसमें पढ़ा है। बिल्कुल हंसमुख था, मिलनसार था, योग्य था और न्याय करने वाला था। क्रोध भी उसका बड़ा भयानक होता था, लेकिन वह एक वीर, आदर्श और न्यायकारी था। उसकी बड़ी प्रशंसा डोमिंगो जो पेश थे उन्होंने की थी। इस मैप को देखिए आप, दक्षिणी भारत लगभग 14वीं से 18वीं शताब्दी तक का जो समय है उसमें ये पिक्चर है। इसको आप थोड़ा सा समझिए। इसमें जो आप देख रहे हैं कि जो तुंगभद्रा है, ये तुंगभद्रा आप यहाँ लिखा हुआ है, ये तुंगभद्रा। ये देखिए कि जो विजयनगर है, ये विजयनगर है। इसको आप मैप में देखिए। ये कृष्णा नदी आप देख रहे हैं, कृष्णा नदी ये, और तुंगभद्रा जो है, ये तुंगभद्रा, ये दोनों मिलकर आगे, ये दोनों मिलने के बाद जो है ये तुंगभद्रा कृष्णा में मिल जाती है। ये दोनों कृष्णा में मिलकर ये आप हैदराबाद, ये इधर आप इसको खाड़ी बंगाल में चली जाती हैं। तो ये दोआब दोनों कृष्णा, ये कृष्णा और ये तुंगभद्रा, इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र ये आपका विजयनगर था, जहाँ विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। तो इसमें आप इसके साथ जो आपने इसमें और स्थान पढ़े, जो आप पढ़ रहे हैं इसमें, ये गोलकुंडा है जिनके साथ इनका झगड़ा होता था, ये बीजापुर दिया हुआ है, ये बीदर दिया हुआ है। ठीक है, इनको आप नोट करें, क्योंकि पेपर में मैप में ये चीज़ें आपको मिल सकती हैं। उसके अलावा ये मैसूर दिया हुआ है। आपने अभी इसमें तंजावुर का मंदिर पढ़ा था, ये तंजावुर, मदुराई। तो ये इस मैप में वारंगल। तो ये सारी चीज़ें जो है इस मैप में आप ध्यान से देखें, इसको आप समझने का प्रयास करें जब इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं। कहाँ है ये स्थान? तो ये स्थान आपको, ये जो विजयनगर का क्षेत्र है ये है, ये आप देख रहे हैं। लेकिन इसका विस्तार जो है बहुत दूर तक इसका विस्तार होता रहा। एक बार इस मैप को आप थोड़ा और जूम करके देखें, इसको आप समझें। ये आपकी कृष्णा नदी आपको दिखाई दे रही है, तुंगभद्रा दिखाई दे रही है, और ये बीच का जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, हैदराबाद आप देख रहे हैं, गोलकुंडा, गुलबर्गा, बीजापुर, बीदर, जिनके साथ इनका हर समय एक झगड़ा रहता था। और ये कृष्णा नदी आगे मिलकर ये मसूलीपट्टनम जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये खाड़ी बंगाल में चली जाती हैं। ये मैप आप एक बार ध्यान से समझने का इसको प्रयास करें। साथ साथ इनके और भी जो पड़ोसी कुछ राज्य हैं इनको भी आप देखें, क्योंकि ये सारा तंजावुर, मदुरई, ये सारे क्षेत्र जो हैं दक्षिणी भारत के, इनसे जुड़े रहे हैं। तो इसको आप एक बार ध्यान से देखें। नेक्स्ट देखिए चैप्टर को। विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की जो सेनाएं थी उत्तरदायी थी। फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा या अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण हमेशा नहीं रहते थे। यानी कि उनके बीच में झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, और विजयनगर को उन्होंने नष्ट भी किया। लेकिन उसके उपरांत भी उनमें झगड़ों के बाद भी कहीं ना कहीं आपस में जो संचार, कम्युनिकेशन यानी कि वार्तालाप होते रहते थे, संधियाँ होती रहती थी। उदाहरण के लिए जैसे कृष्णदेव राय ने सुल्तानों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया, यानी कि राजा बनने में, बदलने में उनकी सहायता की। जैसे यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। यानी कि क्या है ये 1512 में जो रायचूर दुआब पर रायचूर अधिकार करने के बाद जो कृष्णदेव राय है वो गुलबर्गा की ओर पड़े। आपने मैप में भी देखा था, गुलबर्गा जो बीदर गोलकुंडा है उन्हीं के बीच में, बीदर और गोलकुंडा के बीच में गुलबर्गा, उसकी ओर जब ये बढ़ा तो बहमनी जो सुल्तान था महमूद द्वितीय, उसको बंदी बनाने वाला जो मंत्री था अमीर बरीद,
उसको परास्त किया। यानी कि बहमनी का जो सुल्तान था महमूद द्वितीय, उसके मंत्री ने अमीर बरीद ने बंदी बना रखा था। फिर उसको अमीर बरीद को हराकर उसने महमूद को स्वतंत्र किया और महमूद द्वितीय को पुनः राजा बना दिया। इसके उपलक्ष्य में जो कृष्णदेव राय था उसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की, यानी कि मुस्लिम शासक को राजा बनाने वाला। ये इस प्रकार की उपाधि किसने धारण की? कृष्णदेव राय ने। इसको भी आप नोट करें। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णराव दे की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया था। जो बीजापुर आपने भी मैप में देखा था, वहाँ के सुल्तान ने भी कृष्णदेव की मृत्यु के बाद जो विजयनगर में उत्तराधिकार का एक प्रश्न था उसमें झगड़े को सुलझाने में उनकी मदद की थी। इस प्रकार वास्तव में जो विजयनगर के शासक और सुल्तान दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छा रखते थे। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी। हमने पढ़ा था कि जो राम राय था, अंतिम जो युद्ध के मैदान में प्रधानमंत्री आपने पढ़ा था, संयुक्त सेना ने उनको हराया था, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की साजिश रची थी, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया था। आपने अभी पढ़ा था कि जो राम राय था 1565 थी, 1565 में जो राक्षसी तांगड़ी युद्ध था उसमें सेनापति जो प्रधानमंत्री था राम राय, उसकी पराजय हुई थी। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, इन सब की संयुक्त सेना ने मिलकर विजयनगर को तहस नहस लूट मार करके नष्ट कर दिया था। तो उसमें एक दोष ये माना जाता है कि जो राम राय था, उस राम राय ने एक ऐसा जोखिम भरा निर्णय लिया कि इन सुल्तानों को आपस में लड़ाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्भाग्य से, विजयनगर के दुर्भाग्य से ये उस नीति को समझ गए और इन्होंने आपस में फूट की बजाय मित्रता करके विजयनगर के ऊपर संयुक्त सेना के माध्यम से हमला कर दिया और विजयनगर को नष्ट कर दिया। यहाँ देखिए, यवन संस्कृत का एक शब्द है, यवन संस्कृत का शब्द है जिसका प्रयोग यूनानी और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले लोगों के लिए किया गया है। जहाँ हमने अभी भी ऊपर पढ़ा था, तो यवन शब्द संस्कृत भाषा का है जो विदेशियों के लिए प्रयोग किया गया, यूनानी या उत्तर पश्चिम के जो लोग थे। राय नायक देखिए अब आगे, साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे। शक्ति सेना प्रमुख के पास होती थी जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। उनके आसपास सशस्त्र समर्थक होते थे हथियारों से लैस। ये आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमणशील रहते थे, घूमते फिरते रहते थे। कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ दे देते थे। इन प्रमुखों को नायक कहते थे। अब नायक कौन होते थे वो आपको समझ आ गया होगा कि नायक कौन थे। तो ये सेना प्रमुख होते थे। ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की जो प्रभु सत्ता है उसके आगे समर्पण कर दिया, हार मान ली, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे। उन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जा सकता था क्योंकि इनके पास सैनिक होते थे और बहुत शक्तिशाली भी होते थे ये। अब नेक्स्ट देखिए, अमर नायक। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। राजनीतिक खोज थी ये। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व जो हैं दिल्ली सल्तनत की इक्ता प्रणाली से लिए गए थे। इक्ता प्रणाली क्या थी कि जो राजा था वो अपने विश्वास पात्र को बहुत सारे गांव दे देता था, जागीरें दे देता था, जमींदार बना देता था उनको, ताकि बदले में वो टैक्स दें और वहाँ के किसानों से, लोगों से उस गांव का टैक्स इकट्ठा करते रहें और उनको बदले में एक सेना जो है रखने की भी अनुमति दी जाती थी। तो शायद इक्ता प्रणाली जो थी उसी से कुछ प्रेरणा इनको मिली हुई थी। तो अमर नायक सैनिक कमांडर होते थे जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए होते थे। जैसे हमने पढ़ा था, गांव के गांव दे दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मी, व्यापारी उनसे भू राजस्व टैक्स इकट्ठा करते थे अनेक प्रकार का। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग, घोड़ों, हाथियों के दल के लिए रखरखाव के लिए अपने पास रखते थे।
अपने पास इन सारे खर्चों के लिए, अपने खर्चों के लिए। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे और साथ में जो विजयनगर के शासक थे उनको सैनिक शक्ति भी प्रदान करते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप पर अपना नियंत्रण किया। राजस्व का कुछ भाग मंदिरों, सिंचाई के साधन, उनके रखरखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमरनायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। एक बार अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राजकीय दरबार में उपहार भेजते थे और स्वयं भी उपस्थित होते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी स्थानांतरण, उनका तबादला कर देता था, ताकि वे ये महसूस करें कि उनके ऊपर राजा नियंत्रण रखता है। पर 17वीं जो शताब्दी थी, 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए थे। इस कारण केंद्रीय राजनीतिक जो राजकीय जो ढांचा है उसका विघटन तेजी से होने लगा था इन्हीं गतिविधियों से। अब इधर देखिए, अमर जो शब्द है, हमें अमर नायक आपने पढ़ा। अमर शब्द का आविर्भाव जो है मान्यता अनुसार संस्कृत के समर शब्द से इसका जन्म हुआ है, जिसका अर्थ है लड़ाई या युद्ध। यह फारसी शब्द अमीर से मिलता जुलता है, जिसका अर्थ ऊंचे पद पर कुलीन व्यक्ति है, यानी कि अमीर व्यक्ति ऊंचे पद पर, ये इसका अर्थ दिया हुआ है फारसी में। विजयनगर राजधानी और उसके परिप्रदेश। थोड़ा विजयनगर के एक मैप संरचना को हम देखते हैं। अब हम उस प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर की ओर रुख करते हैं। अधिकांश राजधानियों की तरह यह एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा और स्थापत्य शैली से अभिलक्षित थी। उसकी विशेषताएं यहाँ हम इस मैप में देखते हैं। अब इसमें देखिए, सबसे पहले अनिगंधी दिया हुआ है। ये आप यहाँ देखिए, अनिगंधी ये आरंभिक जो राजधानी थी, विजयनगर की आरंभिक राजधानी थी। ये तुंगभद्रा नदी आप देख रहे हैं, यहाँ तुंगभद्रा जो नदी बह रही है, ये तुंगभद्रा नदी। इसके साथ ही यहाँ पवित्र केंद्र आप देख रहे हैं, और इधर हम्पी, ये हम्पी आप यहाँ नोट करें। इसके साथ केंद्रीय भाग आप शहर का देखते हैं, ये शाही केंद्र आप यहाँ देख रहे हैं, शाही केंद्र। फिर ये नगर था। ये समय और स्थान के समय के साथ साथ इसका विस्तार घटता बढ़ता रहा और ये स्थान भी बदलते रहे, राजधानियाँ बदलती रही। 4 राजधानियाँ इसमें जो राजधानियाँ थी वो बनी। जैसे पहली राजधानी अनिगंधी थी, दूसरी विजयनगर थी, तीसरी पेनुकोंडा थी और चौथी चंद्रनगर थी। तो जब आरंभ हुआ इस साम्राज्य का तो अनगंधी थी राजधानी, अभी आपने मैप में देखा था ये। उसके बाद विजयनगर इसकी राजधानी बना। उसके बाद यानी कि विजयनगर जब चरम पे आया, पेनकुंडा और चौथी चंद्रनगर, ये जो अंतिम शासक था जब पतन की ओर था, पराजय के बाद ये जो हैं बने। चौथे जो तीसरा और चौथा जो राजधानी है वो पराजित, जब तालिकोटा राक्षस तांगड़ी युद्ध के बाद की 2 राजधानियां हैं। तो आप इसको नोट करें, 4 राजधानियों को, अनगंधी, विजयनगर, पेनकुंडा और चंद्रनगर। अब नेक्स्ट देखिए, शहर के विषय में जो खोज है उसको देखिए। विजयनगर के राजाओं और उनके नायकों के बड़ी संख्या में अभिलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख भी मिलता है, महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण मिलता है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा और इसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय जो वृतांत है, निकोलो द कॉन्ती जो इटली का व्यापारी था, अब्दुल रज्जाक फारस का एक दूत था राजा का, अफनासी निकितिन नामक रूस का एक व्यापारी था, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, जो ऊपर आपने पढ़े। और दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेश, पुर्तगाल का जो फरनावे नूनीज, ये 16वीं शताब्दी में यहाँ आए थे। इन सब ने भी इसके बारे में लिखा। अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इन यात्रियों के बारे में देखें, निकोला द कॉन्टी था, इटली यात्री था। 1420 से 22 में कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर में आया था। इनको आप नोट कर लेना, वीडियो को थोड़ा आगे पीछे आप कर सकते हैं। विजयनगर में सबसे पहली बार सती प्रथा का उल्लेख इसी ने किया था, और तेलुगु जो भाषा है उसको पूर्व की इतालवी भाषा इसने कहा था।
यानी कि जैसे रोम की प्राचीन भाषा थी इतालवी, उसके साथ इसने तेलुगु भाषा को तुलना की थी। दूसरा दिया है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, जो आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा था। ये 1442 से 1444 तक विजयनगर में रहा, भारत में रहा। ऐसा कहा जाता है कि देवराय द्वितीय के दरबार में इनको दूत बनाकर भेजा गया था, लेकिन इनको जो दूत बनाकर कालीकट के राजा जैमुरिन के दरबार में भेजा गया था। ये फारस या खुरासान के जो शासक थे शाहरुख, कुछ इसको अफ़गानिस्तान का भी मानते हैं, ने अब्दुल रज्जाक को राजा जैमुरिन के पास भेजा था। लेकिन अब्दुल रज्जाक स्वयं लिखते हैं कि जैमुरिन जो है उसने वह डरता था यानी कि कृष्णदेव राय से, और जब कृष्णदेव राय ने संदेश भिजवाया कि फारस से जो दूत आया है तुम्हारे दरबार में उसे मेरे दरबार में भेजो, तो उसने तुरंत अब्दुल रज्जाक को देवराय कृष्णदेव के दरबार में भेज दिया था। तो ये दूसरे व्यक्ति थे। नेक्स्ट अफानासी निकितिन या एथेनेसियस निकितिन भी इसको कहा गया। 1466 से 72 भारत में रहा। यह रूस का एक मात्र जो यात्री है, व्यापारी है, वो भारत में है, जो घोड़ों का व्यापार करता था। बहमनी शासक महमूद तृतीय के समय में ये भारत आया था। नेक्स्ट डोमिंगो पेस के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था। 1520 से 22 में ये कृष्णदेव राय के समय भारत आया, पुर्तगाली यात्री था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, कैरोनिका डोज रीज दे बिसंगा, जो बिसंगा विजयनगर के लिए इसने प्रयोग किया था। नेक्स्ट है फरनाओ नूनस। जो फरनाओ नूनीज है 1535 से 37 पुर्तगाली यात्री था ये। अच्युत देव राय यानी कि जो कृष्ण देव राय का भाई था उसके समय में भारत आया था। सीजर नेक्स्ट है फ्रेडरिक, ये इटली से आया था। 1567 में विजयनगर आया। उस समय विजयनगर का पतन हो गया था, इसलिए इसे दुर्भाग्यशाली यात्री भी कहा गया। यानी कि दुर्भाग्यशाली यात्री किसे की संज्ञा किसे दी गई, इसको भी नोट करें, सीजर फ्रेडरिक को, जो इटली से 1567 में आया था, जो विजयनगर का उस समय पतन हो चुका था। नेक्स्ट है लुडोविको डी वार्थेमा, ये 1504 से 10 में आया, इटली का यात्री था। 1509 में जब दीव की लड़ाई के समय यहीं रहा। इसके काल के बारे में कुछ मतभेद हैं। नेक्स्ट है दुआर्ते बारबोसा, 1500 से 1518 तक पुर्तगाली यात्री था ये भी। पेडो अल्वारेज कैवाल के समुद्री बेड़े के साथ ये भारत आया था। यह पुर्तगाली जो गवर्नर अल्बुकर्क उसका दुभाषिया था। पुर्तगाली जो गवर्नर था भारत में अल्बुकर्क, उसका दुभाषिया था, इसको नोट करें। तो ये मुख्य जो यात्री थे, इन यात्रियों ने इस समय भारत में यात्रा की थी, जो आपने अभी इसमें पढ़ा था। यहाँ देखिए एक सोचने का प्रश्न दिया है, क्या आप किसी शहर में यह अभिलक्षण देख सकते हैं कि आपके विचार में पेश ने उद्यानों जल स्रोतों का उल्लेख क्यों किया? यह आपके सोचने का प्रश्न है, इस पर सोचें आप। विशाल फैला हुआ शहर, डोमिंगो पेस का एक वृतांत देखिए, वो क्या लिखता है विजयनगर के बारे में। इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह से नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बहुत बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच हैं। यहाँ वहाँ मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ। उसने देखने में अत्यंत सुंदर, जिसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती हैं, कई स्थानों पर झीलें हैं, राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा है, अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष भी हैं। तो यही प्रश्न यहाँ दिया हुआ है कि भाई जो डोमिंगो पेस है उसने इस चीज़ों का क्यों वर्णन किया, पेड़ पौधों का, जल स्रोतों का, उद्यान का, पर्वत श्रृंखलाओं का, ऐसी क्या जरूर चीज़ थी। तो ये आपके सोचने का प्रश्न यहाँ दिया हुआ है। तो इस अध्याय को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो को नेक्स्ट अगले पार्ट में करेंगे। तो आशा है आपको अच्छा लगेगा। तो अपनी जो आप वीडियो उसकी गति को कम ज़्यादा कर सके, आप इसको विशाल ध्यान से आप इसको समझ सकते हैं। और जो कमेंट हैं वो अवश्य करें, जो जिज्ञासा कोई कैसा आपको लगा, कुछ सुधार इसमें गुंजाइश है, वो भी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।
जय हिंद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।